रीटा अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश है। उसके लिए उसके दोनों बेटे जैसे राम और लक्ष्मण। अंजलि, जो कि रीटा की बड़ी बहू है, बहुत ही सीधी और घरेलू है। अंजलि के लिए उसका घर ही मंदिर है। एक रोज़ मोहित अंजलि से कहता है, अंजलि, आज हम खाने के लिए बाहर चलते हैं रात को। बहुत दिन हो गए कहीं घूमने नहीं गए। अभी छठ आ रहा है, घर में रंग पुचाड़ा करवाना है, अभी बहुत खर्च है। आप बहुत मेहनत से कमाते हो, मैं घर पर बैठी इस तरह बर्बाद नहीं करूँगी आपके पैसे। अरे इसमें बर्बाद ही कैसी? आप पूरे दिन सुबह से रात दुकान पर बैठे रहते हो, कितनी बार कोई कमाई भी नहीं होती। पूरे घर के खर्चे तो आपको ही देने पड़ते हैं। मैं घर पर ही रेस्टोरेंट से भी अच्छा खाना बना देती हूँ। क्या खाना है बस बता दो। मैं आज मकई की रोटी और सरसों का साग बना देती हूँ, जो आपको पसंद है। ठीक है, अब मुझे तो वही करना होगा जो मेरी बीवी कहेगी। अंजलि कमरे को किसी रेस्टोरेंट की तरह सजा देती है और सरसों का साग और मकई की रोटी बना देती है। कमरे में मोहित की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे ले आती है और टेबल पर बिठाकर उसकी आंख पर से पट्टी खोलती है। सारे डेकोरेशन और कैंडल लाइट डिनर देखकर मोहित कहता है, वाह, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। मान गए मैडम जी तुम्हें, बिना खर्च किए इतना अच्छा डिनर डेट अरेंज कर दिया तुमने। अब मुझे जल्दी से खाना खिला दो। यस सर, आपका खाना तैयार है। अंजलि जल्दी से खाना लगाती है और दोनों मिलकर खाना खाते हैं और अपना डिनर एंजॉय करते हैं। अंजलि पूरे घर को अच्छे से मैनेज करके रखती है। अगले दिन रीटा की तबीयत खराब हो जाती है, उससे उल्टियाँ होने लगती है और पेट भी गड़बड़ होता है। सब टेंशन में आ जाते हैं। जितेश बुरी तरह से घबरा जाता है। मोहित, शेखर, तुम्हारी माँ को कुछ हो ना जाए, तुम लोग अभी के अभी उसे एडमिट कर दो। हाँ पापा, मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। इतने में ही अंजलि रसोई से आकर कहती है, मम्मी जी को कुछ नहीं होगा, मैं अभी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से इनका इलाज कर दूंगी। मैं अपने मामा को फ़ोन करके दवाइयाँ पूछ लेती हूँ। घर पर इन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन अस्पताल में ज़रूर ये लोग कुछ कर देंगे। पैसा ऐंठने के लिए अस्पताल वाले पेशेंट को ठीक होने ही नहीं देते। भाभी, आप नहीं संभाल पाओगी। माँ की हालत तो देखिए, बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रही है। मुझ पर भरोसा रखिए देवर जी, मैं मम्मी जी को कुछ नहीं होने दूंगी। अंजलि तुरंत अपने मामा को फ़ोन करके सारी जड़ी बूटी लिख लेती है और शेखर को लिस्ट पकड़ा कर कहती है, ये लीजिए, कहीं से भी ये जड़ी बूटी खोज कर ला दीजिए। ठीक है भाभी, मैं तुरंत ला देता हूँ। बस आप सब काम छोड़कर माँ का ख्याल रखिए। शेखर बाजार में बहुत ढूंढता है, तब जाकर उसे सारी जड़ी बूटी मिल जाती है। इधर अंजलि रीटा को नमक, चीनी, पानी का घोल बनाकर बार बार देती है। मम्मी जी ये लीजिए, आपको कुछ नहीं होने देंगे हम। नहीं बहू, मैं नहीं पी सकती। मम्मी जी आपको पीना ही होगा, ये जीवन घोल है, इससे आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। नाक बंद करके एक झटके में पी जाइए, चलिए जल्दी कीजिए। इतने में शेखर जड़ी बूटी लेकर घर आता है और अंजलि सारी जड़ी बूटियों को पीसकर जैसा उसके मामा ने बताया था उस तरह से अलग अलग मात्रा में मिलाकर रीटा को देने लगती है। अंजलि रीटा की सेवा के साथ साथ घर का काम भी करती है और बाकी सभी का ख्याल भी रखती है। अभी मम्मी जी सो रही हैं, मैं तब तक खाना बना लेती हूँ, फिर मम्मी जी उठेंगी तब उन्हें नहला दूंगी। जब रीटा सोती है, अंजलि उसी वक्त घर के काम करती है। कुछ ही दिनों में रीटा अंजलि की सेवा से ठीक हो जाती है। अंजलि की तरह ही मेरे शेखर की दुल्हन भी आ जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। सही में भाभी, आपने तो माँ को ठीक कर दिया, वो भी बिना पैसे खर्च किए। अंजलि, शुक्रिया मेरे घर को इतने अच्छे से संभालने के लिए। तभी जितेश खुश होकर अंजलि को 5,100 रुपया देता है और कहता है, बहू, इसी तरह से घर और मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अब शेखर के लिए भी लड़की देखना होगा ताकि तुम्हें भी कोई साथ मिल जाए, फिर दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर देखना। हाँ पापा जी, अब शेखर भैया की शादी कर देनी चाहिए हमें। दिन बीतने लगते हैं। जितेश और रीटा शेखर के लिए लड़की देखने लगते हैं। इधर शेखर के साथ पढ़ने वाली लड़की कृति जानती है कि शेखर एक अच्छे घर का लड़का है और उसके पिता के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। वो शेखर से कहती है, शेखर, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये अचानक तुम मुझसे ये सब क्या कह रही हो? शेखर को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। इतने में ही कृति शेखर का हाथ पकड़कर कहती है, शेखर, मैं तुम्हारे अलावा किसी को देख नहीं सकती हूँ अपनी ज़िंदगी में, मुझे अपना लो।
और शेखर हाँ कह देता है। चलो मैं तुम्हारे घर चलकर तुम्हारे मम्मी पापा से मिल लेती हूँ। उसी वक्त कृति शेखर के साथ उसके घर जाती है। रीटा और जितेश के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। लड़की तो बहुत अच्छी है और सुंदर भी है शेखर। अंजलि चाय नाश्ता लेकर आती है। कृति अंजलि को देखते ही कहती है, भाभी ये सब फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई मेहमान नहीं हूँ। लाओ मैं सबको परोसती हूँ, आप सबके साथ बैठकर खाओ। अरे नहीं नहीं कृति, ऐसा नहीं है, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, तुम सबके साथ खाओ, मैंने अभी ही नाश्ता किया है। कृति चाय नाश्ता करती है और फिर अपने घर चली जाती है। शेखर के घर वालों को अंजलि पसंद आ जाती है। इधर उधर लड़की देख रहे हैं, कृति बहुत अच्छी लड़की है, मुझे तो भाई पसंद है, इसके घर वालों से बात कर लेते हैं। हाँ जी, मुझे भी लड़की पसंद है, कृति को घर के काम भी आते हैं अच्छे से। हाँ पापा जी, कृति के घर वालों से बात कर लीजिए। सब अपना अपना बता रहे हैं, कोई लड़के से भी तो पूछो कि उसे लड़की पसंद है या नहीं, आखिर ज़िंदगी तो उसे बितानी है। जितेश और रीटा हंसने लगते हैं। मोहित तू भी ना पागल है, ये क्या बोलेगा, तुझे इसके चेहरे की चमक देखकर पता नहीं चल रहा? कृति ऐसे ही घर आ जाती क्या? दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगले दिन रीटा और जितेश कृति के घर शेखर का रिश्ता लेकर जाते हैं। कृति जितेश और रीटा को देखकर खुश हो जाती है। कृति के घर वाले जितेश और रीटा की अच्छे से खातिरदारी करते हैं और दोनों रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। हम तो बहुत किस्मत वाले हैं कि हमारी बेटी को शेखर जैसा लड़का मिला। बस दोनों खुश रहे और हमें क्या चाहिए। अगले महीने ही हम अपनी बहू को अपने घर ले जाएंगे, आप लोग जल्द से जल्द तैयारी शुरू कर दीजिए। अगले महीने शेखर और कृति की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। कृति शेखर के घर में बहू बनकर आ जाती है। शादी के अगले ही दिन कृति घर का काम करने लगती है और अंजलि से कहती है, भाभी अब मैं इस घर में आ गई हूँ, आप हमेशा सबके लिए करती हैं और खुद का नहीं सोचती। मैं घर संभाल लूँगी, आप और भैया 15 दिन के लिए कहीं घूमने चले जाओ। अरे पागल, घूमने का वक्त तुम्हारा और शेखर का है, अभी अभी तो तुम दोनों की शादी हुई है और घूमने मैं चली जाऊँ? आपको मेरी कसम भाभी, आप मना नहीं करोगी, आप अपना स्पेशल टाइम एंजॉय करके आओ। कृति जिद से मोहित और अंजलि को घूमने भेज देती है और यहाँ अंजलि की तरह पूरा घर संभाल लेती है। रीटा और जितेश को वक्त पर खाना, उनकी दवाई देने से लेकर घर का सारा काम करना, सुबह 5 से लेकर रात के 10 बजे तक कृति काम में लगी रहती। कुछ ही दिनों में कृति सबका दिल जीत लेती है। कृति बहू ने तो घर ऐसे संभाल लिया है जैसे मानो वो बरसों से इस घर का हिस्सा हो। बहू तो हमें वाकई में बहुत अच्छी मिल गई है। अगले दिन अमित हॉस्टल से अपना 12th का एग्ज़ाम देकर घर लौटता है और कृति पहली बार अमित से मिलती है। अमित, मैं तुम्हारी चाची। ओ चाची, यू आर सो कूल। चाचू चाची तो बहुत मस्त है। हाँ बेटा। अमित रीटा और जितेश के पैर छूकर कहता है, दादी अब मैं घर से बाहर पढ़ने नहीं जाऊंगा, मैं पहले ही बोल देता हूँ। अरे ठीक है, मत जाना, खुश। तुम यहीं से ग्रेजुएशन करना और साथ में अपने पापा और चाचू के साथ उनकी दुकान पर बैठना। आखिर में इस दुकान को तुम्हें ही तो देखना है। दुकान चलाना तो मेरे खून में है, वो मैं आराम से कर लूँगा दादू। अमित अब मोहित और शेखर के साथ उनकी दुकान पर बैठने लगता है। इधर 15 दिन की छुट्टी पूरी करके अंजलि और मोहित भी घर आ जाते हैं। जैसा कि हमने देखा, रीटा और जितेश अपने पूरे परिवार के साथ बहुत खुशी से रहते हैं। जितेश की बड़ी बहू अंजलि पूरे घर को संभाल कर रखती है और सबकी जिम्मेदारी बखूबी निभाती है। अंजलि बेफालतू के पैसे बर्बाद नहीं करती। एक दिन शेखर के साथ पढ़ने वाली एक लड़की कृति उससे अपने प्यार का इजहार करती है और उसके साथ उसके घर वालों से मिलने चली आती है। कृति से मिलते ही शेखर के घर वाले उसे पसंद कर लेते हैं और अगले दिन कृति के घर शेखर का रिश्ता लेकर चले जाते हैं। कृति और शेखर की शादी हो जाती है और कृति शेखर के घर आते ही अंजलि की तरह घर संभाल लेती है और अंजलि और मोहित को 15 दिन की छुट्टी पर बाहर भेज देती है और यहाँ सबका दिल जीत लेती है। इसी बीच अंजलि का बेटा हॉस्टल से घर आता है और वापस हॉस्टल जाने के लिए मना कर देता है, जिस पर जितेश कहता है कि बेटा तुम मत जाना, लेकिन यहीं रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करना और दुकान पर बैठना। अमित दुकान पर बैठने लगता है और अंजलि और मोहित भी अपनी छुट्टी पूरी करके घर आ जाते हैं। कृति शुक्रिया, आज तुम्हारे कारण मैं शादी के बाद पहली बार इतने वक्त के लिए बाहर जा पाई।
ये कैसी बात कर रही हैं आप भाभी? मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ और सब अपने ही तो है। हम एक दूसरे के लिए नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अंजलि कृति को गले लगा लेती है। इधर कृति मन ही मन कहती है, मेरे रास्ते में एक और कांटा आ गया। अब यामिद भी एक नया लफड़ा है, इसे अपने रास्ते से हटाना ही होगा। शेखर कृति पर खुद से ज़्यादा भरोसा करता है और उसके प्यार में पागल हो जाता है। एक रोज़ रात को जब शेखर दुकान से आता है तब कृति शेखर से कहती है, एक बात कहूँ शेखर, मुझे गलत मत समझना। अरे क्या एक बात दो बात कहो कृति, मैं तुम्हें कभी गलत समझ ही नहीं सकता। जिसने मेरे घर को अपना समझा मैं उसे कैसे गलत समझ सकता हूँ? अमित मेरे भी बच्चे की तरह ही है, लेकिन कल को मेरे बच्चे होंगे तो वो क्या करेंगे? अमित धीरे धीरे इस दुकान को हथिया लेगा और मेरे बच्चे ऐसे ही रह जाएंगे। तुम अभी से अपने बच्चों के लिए कुछ पैसे जमा करने लगो ना। इस घर में ऐसी बात नहीं है, सब अपनी है। अभी अमित है तो उसकी पढ़ाई पर खर्च होता है, कल हमारे बच्चे होंगे तो भैया और अमित पहले दुकान से उनकी पढ़ाई का खर्च निकालेंगे, बाद में कुछ और करेंगे। तुम ना समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। भैया अच्छे हैं, लेकिन उन्हें बदलने में वक्त नहीं लगेगा। पापा जी और मम्मी जी के मरने के बाद भैया अमित के लिए ही सोचेंगे। अपना खून अपना ही होता है। अमित आजकल का लड़का है, वो पूरी दुकान अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो बस वही करो जैसा मैं कहती हूँ। ठीक है, तुम जो भी करोगी मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगा। कृति अगले दिन कोर्ट जाकर अपने नाम से दुकान की पेपर बनवा लेती है और मौके की तलाश में लग जाती है। कैसे मैं इन पेपरों पर भाभी के सिग्नेचर लूँ? और फिर एक रोज़ अंजलि छत की सीढ़ियों से उतरते हुए फिसल जाती है और उसके पैर में मोच आ जाती है। कृति उसे उठाकर उसके कमरे में ले जाती है। दुखी होकर अंजलि कहती है, अभी ही मुझे मोच आनी थी, इतना काम है, ऊपर से एक मेरा काम और बढ़ गया। अब तो मैं बिस्तर पर आ गई। भाभी मैं हूँ ना, आप मेरी जेठानी नहीं मेरी बहन हो। मेरे होते आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम करो बस। तू नहीं होती कृति तो मेरा क्या होता? किस्मत से ऐसी देवरानी मिलती है। कृति जिस मौके की तलाश में थी उसे वो मौका मिल जाता है। एक दिन कृति अंजलि से कहती है, भाभी घर खर्च के लिए पैसे चाहिए थे। अरे बैंक से निकलवा के ले आओ ना। भाभी मैं लेने तो चली जाऊंगी बैंक, लेकिन सिग्नेचर तो आपको करना होगा ना। लाओ, मैं अभी सिग्नेचर कर देती हूँ। तुम्हें और भी किसी चीज़ का काम है तो मुझसे सिग्नेचर करवा लो, बार बार परेशान क्यों होना। कृति बैंक के पेपर के साथ साथ दुकान के पेपर पर भी सिग्नेचर करवा लेती है। अंजलि सभी पेपर पर सिग्नेचर कर देती है और कृति से पूछती तक नहीं कि कौन कौन से पेपर पर वो सिग्नेचर करवा रही है। कृति पेपर लेकर अपने कमरे में जाकर छुपा देती है। हुक्म का इक्का तो मिल गया मुझे। दुकान तो मेरे नाम हो गई, अब बारी है घर और बाकी सभी प्रॉपर्टी की, जो कि मैं मम्मी जी को बहलाकर अपने नाम करवा ही लूँगी। फिर मुझे ये एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। इन लोगों की सेवा कर करके तो मेरा तेल निकल गया, दुखी हो गई हूँ मैं। अब बिना देरी किए कृति अपने दूसरे मिशन पर लग जा। कृति अंजलि की सेवा के साथ साथ पूरे घर का काम भी करती है। रीटा अंजलि से कहती है, बहू तो भी अब आराम कर, मैं कर लूँगी बाकी के काम, तू अकेली क्या करेगी? क्या मम्मी जी, इस उम्र में मैं आपसे काम करवाऊंगी? आप आराम से बैठो, जाओ, मैं खुद सब कर लूँगी। कृति गरम गरम रोटी एक एक सेक कर जाकर रीटा को उसके कमरे में देती है और खाना खाकर रीटा कृति के सर पर हाथ फेर कर कहती है, खाना खाकर मन खुश हो गया, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। मम्मी जी, वो बिजली और पानी का बिल भरना है तो आपके सिग्नेचर की ज़रूरत है। घर और सब कुछ तो आपके नाम ही है ना। पहले तो सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी मम्मी जी, अब नए नियम लागू हुए हैं ना, आप तो जानती है आजकल हर रोज़ नियम बदलते हैं, और अगर आज बिल नहीं भरा तो लाइन कट जाएगी। अरे नहीं, तो अभी ला, मैं सिग्नेचर कर देती हूँ। कृति तुरंत प्रॉपर्टी और घर के पेपर पर धोखे से रीटा से सिग्नेचर करवा लेती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। एक हफ्ते तक तो कृति किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन हफ्ते भर बाद वो अपने असली रूप में आ जाती है। एक रोज़ जब मोहित दुकान के सारे पैसे लाकर अंजलि के हाथों में दे रहा होता है, तब कृति पैसे अपने हाथ में लेकर कहती है, अब से ये पैसे मेरे हाथ में आएंगे। बहुत दिनों तक मैं चुप रह गई, अब और नहीं। अरे कोई बात नहीं कृति, ये तुम रख लो, इन्हीं पैसे से घर के खर्च चलते हैं। तुम देखो या मैं देखो, क्या फ़र्क पड़ता है?
कोई एहसान नहीं करिए आप मुझ पर। ये दुकान अब मेरी है, ये घर और सारी प्रॉपर्टी मेरी है, इन सब की मैं मालकिन हूँ। कृति के मुंह से ये सुनकर सभी शॉक में पड़ जाते हैं। ये सब क्या बके जा रही है बहू, होश में तो हो। ये दुकान अंजलि के नाम पर है और ये सारी प्रॉपर्टी और घर मेरे नाम पर है। थी, अब है नहीं, अब सब मेरा है। आप लोगों ने खुद ही ये सब मेरे नाम किया है। कृति सब कुछ बता देती है, कैसे उसने अंजलि और रीटा से सिग्नेचर करवाया था। अंजलि का खून गर्म हो जाता है। वो कृति को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है, धोखेबाज कहीं की, ये सब हमारा है और वापस हमारे पास आ जाएगा जब शेखर तुझे इस घर से बाहर फेंक देगा। अंजलि शेखर को फ़ोन करके घर बुलाती है और सब बताती है, लेकिन वो कृति की तरफदारी ही करता है, क्योंकि कृति ने शेखर के दिमाग में उसके घर वालों के खिलाफ जहर घोल दिया था, जिस कारण शेखर अपने घर वालों से नफरत करने लगता है। मोहित को समझ में नहीं आता कि वो अब क्या करे। इतने में कृति कहती है, बस अब बहुत हो गया, मेरे पति को कोई कुछ नहीं कह सकता। आप लोगों के हाथ में 1 महीना है, इस घर को जल्द से जल्द खाली कर दो, वरना मैं तुम लोगों को धक्के देकर निकाल दूंगी। पहले तो मैंने सोचा कि तुम लोगों को नौकर की तरह यहाँ रहने दूँ, लेकिन जिस तरह से तुमने मुझ पर हाथ उठाया, तुम लोगों को मैं रहने नहीं दूंगी। अंजलि और रीटा फूट फूट कर रोने लगते हैं। जितेश और मोहित अपने माथे पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। जहाँ सब हिम्मत हार जाते हैं, वहाँ अमित दिमाग से काम लेते हुए अपने मामा सूरज को फ़ोन करके सब बता देता है। उधर सूरज भी बहन की ऐसी हालत सुनकर उसी वक्त अंजलि के पास आने के लिए निकल पड़ता है। अगले दिन सुबह होते ही सूरज अंजलि के घर पहुंच जाता है और अंजलि और मोहित से कहता है, जो हुआ दीदी वो बहुत गलत हुआ, लेकिन तुम्हारा भाई है ना, इस मुसीबत से तुम्हें निकालने के लिए। तुम चिंता मत करो। इस कृति और शेखर को मैंने अगर अच्छे से सबक ना सिखाया तो मुझे कहना। अच्छा हुआ सूरज तू आ गया, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। दीदी मैं अभी इन दोनों के नाम से केस करता हूँ, फिर महीने भर के अंदर फ्रॉड केस में दोनों मियाँ बीवी जेल में चक्की पीसेंगे। नहीं 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 बेटा, ये दोनों भी इस घर का हिस्सा है, अपनों पर केस नहीं किया जाता। गलती पर आवाज़ उठाना गलत नहीं है, जब अपने धोखे पर आ जाए तो आवाज़ उठानी ही पड़ती है। सूरज सबको समझाता है और कृति और शेखर के नाम से धोखेधड़ी का केस करता है। सूरज, जो कि जाना माना वकील है, अपने दाव पेच से ये साबित कर देता है कि कृति ने धोखे से रीटा और अंजलि से सिग्नेचर करवाए हैं। कृति को जेल हो जाती है और शेखर सबसे माफ़ी मांगते हुए कहता है, भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे उम्र कैद की सज़ा करवा दीजिए। मैंने मेरे अपनों पर शक किया और आप लोगों को धोखा दिया, गलती हो गई मुझसे। कोई बात नहीं देवर जी, कृति ने आपकी आंखों पर पट्टी लगा दी थी, अब वो उतर गई है। अब पहले की तरह सब साथ रहने लगते हैं और वापस सब कुछ रीटा और अंजलि के नाम पर हो जाता है। एक छोटे से शहर में एक मंजू नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो बहुत ही अमीर घर से थी। मंजू 18 साल की हो चुकी थी। मंजू के माता पिता ने मंजू का रिश्ता बचपन में ही अपने दोस्त श्यामलाल के बेटे अनुज के साथ तय कर दिया था। उस समय अनुज के पिता भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन आज उनकी हालत एक मामूली आदमी के जैसी थी। एक दिन की बात है, मंजू के पिता मंजू की माँ से मंजू और अनुज की शादी की बात करते हैं। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मंजू और अनुज की शादी कर दी जाए। अब मंजू भी 18 वर्ष की हो चुकी है। बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मंजू रह पाएगी क्या उस घर में? मेरा मतलब वो यहाँ इतने लाड़ प्यार से पली बड़ी है, उसे हमने किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। पर अनुज एक मामूली सी छोटी कंपनी में काम करता है। देखो मंजू की माँ वो सब ठीक है, पर मंजू की शादी होगी तो अनुज के साथ ही। मैं आज ही अपने दोस्त श्यामलाल से अनुज और मंजू की शादी की बात करता हूँ। फिर मंजू के पिताजी अपने दोस्त श्यामलाल से अपनी बेटी और अनुज की शादी की बात करते हैं। भाई श्यामलाल, अब दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं, अब इनकी शादी कर देनी चाहिए। वो तो ठीक है, पर एक बार तुम अपनी बेटी से पूछ लेते कि उसे मेरा बेटा अनुज पसंद भी है या नहीं। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता कि मंजू अनुज को पसंद ना करे। तो फिर रिश्ता पक्का समझे दोस्त। हाँ हाँ बिल्कुल। मंजू के पिता घर आकर खुशखबरी देते हैं।
मंजू और अनुज की अगले महीने ही शादी तय कर दी है। इस शादी से मंजू भी बहुत खुश थी। उसे क्या पता था कि वो एक बहुत बड़े अमीर घर की बहू नहीं बल्कि एक मामूली से घर में बहू बनकर जा रही है। उसे ये नहीं पता था कि अनुज एक छोटी सी कंपनी में काम करता है। और फिर वो दिन भी आ जाता है जिस दिन मंजू और अनुज की शादी होती है। मंजू दुल्हन बनकर अनुज के घर आती है और अनुज की माँ आरती की थाली से मंजू का स्वागत करती है। आओ बहू, तुम्हारा स्वागत है। मंजू अनुज का घर देखकर हैरान रह जाती है। इतना छोटा सा घर, इतने छोटे से घर में मैं कैसे रहूंगी? फिर अनुज की माँ मंजू को उसके कमरे में ले जाती है। बहू, ये तुम्हारा और अनुज का कमरा है, आराम से रहो यहाँ बेटा। आराम से मैं यहाँ क्या खाक रहूंगी? कितनी गर्मी है यहाँ। अरे कोई एसी तो चला दो। बहू, हमारे घर में एसी तो नहीं है, कूलर है, कूलर से काम चला लो ना बेटा। ये पिताजी ने भी कहा भीख मांगो के यहाँ मेरी शादी कर दी। मंजू जैसे तैसे पूरी रात निकालती है और अगली सुबह अनुज की माँ मंजू से पहली रसोई बनाने के लिए कहती है। माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? मैं और रसोई? अंजू की माँ कुछ नहीं कहती और खुद रसोई में खाना बनाने चली जाती है। जब खाना बनकर तैयार हो जाता है तो सबको खाना परोसती है। जैसे ही मंजू खाना खाती है, छी, कितना गंदा खाना है, मैं इसे नहीं खा सकती। मंजू ऑनलाइन अपना खाना ऑर्डर करती है और खुद अकेले ही खा लेती है। अगली सुबह अनुज सुबह जल्दी उठकर अपने ऑफिस चला गया था। घर में बहुत सारा काम पड़ा था तो अनुज की माँ मंजू से कहती है, बेटा, इतना सारा काम पड़ा है घर में, तुम जरा रसोई में जाकर खाना बना लो ना। खाना? ये मेरे बस की बात नहीं है माँ जी, मैं खाना नहीं बना सकती। आप मुझे खाना बनाने के लिए कह रही हैं? अरे आप खुद क्यों नहीं बना लेती खाना? अच्छा ठीक है, तो फिर तुम कोई और काम कर लो। मुझे समझ भी नहीं आता आप मुझे काम करने के लिए क्यों कहती हैं? आप कोई काम वाली क्यों नहीं रख लेती? मंजू बेटा, अब तुम्हें तो पता ही है ना, अनुज एक छोटी कंपनी में काम करता है, उसे उतने पैसे नहीं मिलते कि हम एक काम वाली रख ले। ओह, तो आप लोगों ने मुझे काम वाली समझ लिया है। मंजू घर का कोई काम नहीं करती थी। उसे तो अपनी सास पर जरा भी दया नहीं आती थी। वो बेचारी सारा दिन काम करती रहती और मंजू आराम से बैठकर टीवी देखती रहती। फिर कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन अचानक अनुज की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और घर का सारा काम यूं ही पड़ा रह जाता है। ये देख मंजू को बड़ा गुस्सा आता है। घर का कितना सारा काम पड़ा है। तभी मंजू की सास कमरे से आवाज लगाती है, मंजू, मंजू, जरा एक गिलास पानी तो पिला दो। मंजू कमरे में जाकर देखती है कि उसकी सास पलंग पर लेटी हुई है। बहू, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आज घर का सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। मुझे तेज बुखार है, मुझे एक कप चाय बनाकर पिला दो। अच्छी खासी तो दिख रही हो, और क्या तुमने मुझे नौकरानी समझ रखा है जो मैं तुम्हें चाय बनाकर पिलाऊं? काम ना करने के लिए बहाना चाहिए और कुछ नहीं। फिर मंजू की सास तबीयत खराब होने के बावजूद भी उठकर घर का सारा काम करती है और मंजू के लिए खाना और चाय भी बना कर देती है। जब शाम को अनुज ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ को बीमार हालत में घर का काम करते हुए देखता है। माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम क्यों काम कर रही हो? अनुज की माँ कुछ नहीं कहती। अनुज सब समझ जाता है और मंजू पर बहुत गुस्सा होता है। तुम्हारे अंदर जरा भी लाज शर्म है भी या नहीं? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि माँ कितनी बीमार है और तुम उनसे घर का काम कराए जा रही हो? अरे, अब तुम्हारी माँ बीमार है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अनुज जल्दी से अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर अनुज की माँ को दवाई देता है और उन्हें आराम करने के लिए कहता है। अनुज अपनी माँ को घर ले आता है। माँ, आज से आपको घर का कोई काम करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आराम करेंगी और कुछ नहीं। वो मंजू से कहता है, अगर मेरी माँ से तुमने कोई भी काम करवाया और मेरी माँ को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मंजू को ना चाहते हुए भी घर का सारा काम करना पड़ रहा था। फिर एक दिन अचानक मंजू की तबीयत खराब हो जाती है। अनुज की माँ देखती है कि मंजू को बहुत तेज बुखार है। मंजू, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, मैं अभी डॉक्टर के पास ले जाती हूँ।
मंजू अपनी सास की बात सुनकर हैरान रह जाती है। वो मन में सोचने लगती है, मैंने अपनी सास के साथ इतना सब किया, फिर भी मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहती है। मंजू की सास मंजू को डॉक्टर के पास ले जाकर उसे दवाई दिलाकर लाती है और उसे आराम करने के लिए कहती है। बहू, तुम आराम करो, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे आवाज लगा देना। मंजू देखती है कि उसकी सास उसकी बहुत सेवा कर रही है। वो उसे पलंग से उठने तक नहीं देती थी, यहाँ तक कि उसे खाना भी अपने हाथों से खिलाती थी। उसके बाल भी मंजू की सास खुद बनाती, उसे जरा सी भी तकलीफ नहीं होने देती। ये सब देख मंजू की आंखों में आंसू छलकने लगते हैं। माँ जी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मैंने कभी आपको माँ नहीं समझा, पर आपने मुझे हमेशा बेटी ही समझा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने इस उम्र में आपसे इतना काम करवाया। मंजू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसकी सास मंजू को माफ कर देती है और उसे अपने गले लगा लेती है। बहू, अगर सुबह का भुल्ला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। माँ जी, आपने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ बेटा। और फिर मंजू अपने ससुराल में हंसी खुशी रहने लगती है।